क्या आप भी उन हज़ारों यूपीएससी और पीसीएस अभ्यर्थियों में से एक हैं जो एटलस के पन्ने पलट पलट कर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में जाते ही इक्वेटर किन देशों से गुजरती है और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो। आप रट्टा मारते हो और एग्जामिनर आपको एक छोटे से ट्रैप में अब फंसा लेता है, अपने जाल में आपको फंसा लेता है। तो फ्रेंड्स, समस्या आपकी याददाश्त में नहीं, आपकी अप्रोच में है। आप मैपिंग को मैप से सीख रहे हैं जबकि इसे लॉजिक से सीखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम मैपिंग के उस एग्जामिनर ट्रैप को डिकोड करेंगे जो आपको कभी किसी कोचिंग में नहीं बताया गया होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैपिंग आपके लिए कोई बोझ नहीं होगा, बल्कि एक लॉजिकल एनिमेशन का एक शानदार खेल बन जाएगा। तो मैं हूँ अर्चना सिंह और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच पे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर। बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, प्री और मेन से रिलेटेड दोनों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो है सीधे एटलस खोलते हैं और रटना शुरू कर देते हैं कि ये देश यहाँ है, इसकी राजधानी यहाँ है, ये चीज़ यहाँ पड़ेगी, ये नदी यहाँ है। असल समस्या एटलस खोलने से पहले ही आपके दिमाग में होती है। एग्जामिनर आपसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है, वो बस उन इग्नोर्ड बेसिक यानी उन अनदेखे आधारों पर वार करता है जिसे आप अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, आप लॉजिक से नहीं सोच रहे। हमारा लक्ष्य रट्टा मारकर तुक्का लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बिना पैनिक किए एक सटीक उत्तर तक पहुंचना होना चाहिए। याद रखिए, आप एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करता, वो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। अब बात करते हैं कि मैपिंग होती क्या है, ये मैपिंग की डेफिनेशन किसको कहा जाए। तो अपना नज़रिया इसमें हम लोग को बदलने की ज़रूरत है। तो मैपिंग केवल स्थानों का नाम याद करना नहीं हो, यह एक एलिमिनेशन की कला होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ज्योग्राफी के नियम जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पता है तो आप जो गलत विकल्प है उन्हें वहाँ से हटा सकते हैं। एग्जामिनर को आपकी डेफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो इम्प्लीकेशन यानी उसके प्रभावों से मतलब रखता है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट वो है जो अक्षांत देशांतर के रास्तों में पड़ने वाले देशों और शहरों के पीछे का लॉजिक समझ के फिर उसे याद करता है निमोनिक्स या फिर किसी माइंड मैप ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम मैपिंग की पहली टेक्निक के ऊपर आते हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का साइंस कहा जाएगा। इसे कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, ये टूटकर अलग हुए हैं। सबसे पहले कुछ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता था, ये मैप में दिखाया गया है। आज जो आप महाद्वीप का आकार देख रहे हो वो इसी विखंडन का परिणाम है। यूपीएससी ने 1986, 2014 और 2025 के एग्ज़ाम में इसी थ्योरी पर आधारित बार बार आपसे प्रश्न पूछे हैं। तो जब आप इस आकार के पीछे के इतिहास को समझ लेते हो कि ये आकार किस प्रकार से बना, तो मैपिंग को रटना नहीं पड़ता। आप बार बार ये नहीं रटोगे कि पेंजिया आया, पेंजिया फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा लॉजिक से और मैप के माध्यम से। इसके अलावा इसमें आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने तो जब हम इन लोगों को आपस में एक साथ लेके आते हैं तो ये जिगजैग फॉर्म में क्यों एक दूसरे से आपस में फिट होने की स्थिति में होते हैं। तो ये सारी मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। रट्टा मारने से आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, ट्रैप 2 की। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो लैटिट्यूड की परिभाषा रखते हैं, लॉन्गिट्यूड की परिभाषा रखते हैं, बट एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस लाइन पर क्या स्थित है, इक्वेटर पे क्या स्थित है। उसका फोकस होता है इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से गुजरती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारी रणनीति होगी सिस्टमैटिक डिकोडिंग और निमोनिक्स का उपयोग करके
अपने मेमोरी को शार्प बनाना, ना कि आंखें बंद करके बस रट्टा मारना। रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम में अगर एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो आप पूरा गोल हो जाओगे। यानी इक्वेटर जो होती है वो कुल 13 देशों से होके गुजरती है। 13 देश जो कि 3 महाद्वीपों के अंदर आते हैं। ये 3 महाद्वीप हैं आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया अक्सर छूट जाता है, छात्र हमेशा भूल जाते हैं एशिया को, क्योंकि उसका एक जो ये वाला पार्ट है वो आता है, इस वजह से ये याद नहीं रहता है स्टूडेंट को। इसके अलावा 3 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। बहुत से छात्र अक्सर ये भूल जाते हैं कि इक्वेटर हिंद महासागर से भी गुजरता है। तो एग्जामिनर यही आपको फंसा देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट याद नहीं करता, रट्टा मारता है, उसे समझता नहीं है, उसे मैप में देखता नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं 13 देशों को याद रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ये निमोनिक्स के माध्यम से याद करेंगे तो इकोनॉमिक बेस्ट है जीसी का ड्यूक्स माइक। यहाँ एस आएगा, ई की जगह यहाँ पे एस लिखेंगे और मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। अब यहाँ पर साउथ अमेरिका के 3 देश आएंगे, अफ्रीका के यहाँ 7 देश आएंगे, इसके 3 देश, इसके 7 देश और यहाँ एशिया के 3 देश आएंगे। तो टोटल हो गए यहाँ पर 13 देश। अब ये 13 देश याद कैसे रखोगे? तो ई से आप रखोगे इक्वाडोर, सी ओ से रखोगे कोलंबिया, यहाँ बी से रखोगे ब्राज़ील। ये 3 यहाँ पे यहाँ से ले लेंगे। एस टी से हो गया आपका यहाँ पर साओ टोम एंड प्रिंसिप। यह यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और आप ये मैं आपको जब PDF शेयर करूँगी तो उसमें ये इंक्लूड कर दूँगी। यहाँ पर एक देश आएगा ST से, साओ टोम एंड प्रिंसिप, जो कि अफ्रीका का देश होगा। अब इसके बाद यहाँ आप लर्न करोगे, G से हो गया यहाँ गैबन, C से हो गया कॉन्गो, यहाँ पर DRC से हो गया, यहाँ पे जो D है इससे DRC हो गया, U से आपका हो गया युगांडा, K से हो गया केन्या और यहाँ जो S है इससे हो गया सोमालिया। तो ये हो गए सारे अफ्रीका के देश। इसके बाद यहाँ पर मैं रफ कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे एशिया के देश। तो M से मालदीव, I से इंडोनेशिया और K से किरावाती। तो ये आपके देश, ये तीनों हो गए साउथ अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के और एशिया के। ये देश आपको 13 या तो इसको आप निमोनिक्स के माध्यम से ऐसे लर्न कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में आए तो भूले नहीं इस चीज़ को। और इस मेथड से आप दिए गए ऑप्शन को एलिमिनेट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये कंट्रीज़ बैठ जाएंगी अच्छे से। अब मैप की थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कुछ भौगोलिक स्थानों के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में क्वेटो जो इक्वाडोर है, यहाँ पर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो भूमध्य रेखा के सबसे करीब है। तो ज़्यादातर लोग जो है नैरोबी केन्या लिखते हैं, बट यहाँ ही अक्सर जो छात्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेटो इक्वाडोर। ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ अक्सर UPSC और UPPCS जितने भी PCS स्टेट एग्ज़ाम है उसमें कंफ्यूज होके आंसर गलत कर दे रहे हैं। तो कंफ्यूजन का ट्रैप यहाँ से ख़त्म करना है हमें। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताती हूँ। तो वोल्कान कयाम्बे भूमध्य रेखा पर स्थित दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना यहाँ ज़रूरी है। और हाँ, अमेज़न नदी का मुहाना भी इसी रेखा पर स्थित है, ये यहाँ पर। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से लर्न करके रखेंगे, यहाँ पर आपको नहीं फंसना है एग्जामिनर के ट्रैप में। अब बात करते हैं अफ्रीका के कुछ फैक्ट के बारे में। तो अफ्रीका में तो अजूबों की भरमार है। कॉन्गो नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो इसी रेखा पर स्थित है, बट जबकि लेक एडवर्ड DRC और युगांडा के बीच स्थित है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो 2025 में झीलों के लोकेशन पर भी पूछे गए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट की बात करें तो भूमध्य रेखा पर गर्मी होनी चाहिए, है ना, लेकिन माउंट केन्या जो ठीक इक्वेटर पे है, अपने ऊंचाई के कारण वहाँ बर्फ़ मिलती है।
ऐसी लोकेशन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इक्वेटर पे स्थित एक ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जी हाँ, माउंट केन्या इक्वेटर पे स्थित है जहाँ बर्फ़ पाई जाती है। लेकिन बर्फ़ का रीज़न क्या होता है? इक्वेटर नहीं होता, उसकी हाइट होती है। तो वो जितनी हाइट पे होता है, इसी वजह से वहाँ बर्फ़ पाई जाती है ऊंचाई के कारण। तो ऐसे ही ट्रैप से आपको बचना है, ऐसे ही आपको अच्छे से समझ के आपको मैप पढ़ना है। तो अगर आपको इस टाइप की सीरीज़ अच्छी लग रही है मैपिंग की, तो इस वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ इंडिया की मैपिंग में इसी टाइप से लेकर आऊँगी, ताकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसको हम यहाँ पर अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, बट इक्वेटर पे नहीं है। यही वो छोटे छोटे अंतर हैं जो एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाते हैं। माउंट किलिमंजारो यहाँ पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कही जाएगी। अब बात करते हैं कुछ भौगोलिक स्थान एशिया और महासागर के अंतर्गत। तो एशिया में इंडोनेशिया के द्वीपों का क्रम आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले होगा सुमात्रा, फिर होगा बोर्नियो, फिर होगा सेलिबीज। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा मक्सर स्ट्रेट इकलौता ऐसा जल डमरू मध्य है जो भूमध्य रेखा को काटता है, ये आपको याद रखना है। सबसे इंटरेस्टिंग है नल आइलैंड। नल आइलैंड गिनी की खाड़ी में स्थित वह स्थान है जहां भूमध्य रेखा प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री होता है वहाँ पर मिलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने ज़रूरी हैं। यहाँ ये चीज़ें, ये भूगोल का वह केंद्र होता है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। तो हम बात करेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा रटने के बजाय तर्क और एलिमिनेशन का उपयोग कैसे करें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसे बेसिक को कभी भी ना भूलें, इसको अच्छे से समझ के करें। निमोनिक्स का सहारा लें और आंशिक रूप से ही सही के विकल्प के जाल से बचें। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट करेक्ट जो आंसर आपको लगता है ऑप्शंस में, वो एग्जामिनर जाल फैलाता है, तो उससे बचें और निमोनिक्स के सहारे से क्लियर रहें। यहाँ पर अच्छे से समझें। दोस्तों, मैपिंग रैंडम नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। जब आप सही दिशा और लॉजिक से पढ़ते हैं तो आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आज हमने इक्वेटर को डिकोड किया है, अगली बार यही लॉजिक हम कर्क और मकर रेखाओं पर भी लागू करेंगे और वर्ल्ड की जितनी भी मैपिंग्स है वो इसी लॉजिक से करेंगे। अगर आपको आज की ये लॉजिकल क्लास पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम पूरी ज्योग्राफी को इसी तरह आसान बना दें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एटलस से बहुत डरते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की इस रेस में हमेशा आगे रहें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। याद रखिए, तैयारी हार्ड नहीं स्मार्ट होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।